नमस्कार साथियों। हिंदी विद अभिषेक उपाध्याय श्रीमंत यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक उपाध्याय श्रीमंत आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है। आज का जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों से संबंधित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की जो पद्धतियां हैं उन पर भी तमाम प्रश्न बनते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट और हिंदी से संबंधित जो भी हिंदी विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं दोस्तों। आज जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में हम 5 पद्धतियों का ये संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। चूँकि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में यही 5 पद्धतियां ही, मुख्य रूप से तो 4 ही पद्धतियां हैं, आप लोगों के सामने दिख भी रहा है। जो 5वीं पद्धति है नारीवादी पद्धति, ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति नहीं है, लेकिन इस पर भी प्रश्न बनता है और इससे संबंधित हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं जिन पर आगे चल के प्रकाश डाला जाएगा। सबसे पहली जो पद्धति है वो वर्णानुक्रम पद्धति है, दूसरी पद्धति कालानुक्रम पद्धति है, तीसरी वैज्ञानिक, चौथी विधेयवादी और 5वीं नारीवादी पद्धति है। दोस्तों, इन पद्धतियों में जो सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है, इस पर हम अगले स्लाइड में देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति जैसा कि आप लोगों के समक्ष लिखा भी है, इसमें रचनाकारों का परिचय वर्ण क्रमानुसार दिया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का मतलब अल्फाबेटिकली, इसमें वर्ण क्रमानुसार रचनाकारों का परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में दिया जाता है। यह सबसे पुरानी पद्धति है, सबसे प्राचीन पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आती है, यह जो है एक दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है, क्योंकि इस पद्धति का इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दोषपूर्ण पद्धति इसीलिए है क्योंकि ये साहित्यकार कोश है, कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। चूंकि अल्फाबेटिकली आप रचनाकारों का नाम जैसा है, वर्ण से शुरू होने वाले, फिर आवर्ण से शुरू होने, यानी अल्फ़ाबेटिकली किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेटिकली रचनाकारों का नाम एक ग्रंथ में लिख लेना और उनके विषय में लिखना, ये किसी भी तरह से इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी ये सबसे प्राचीन पद्धति है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में गारशा दत्तासी का नाम व शिव सिंह सेंगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी जो इतिहास ग्रंथ इनका जो मिलता है वो इसी वर्णानुक्रम पद्धति पर ही मिलता है। गारशा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ। 1839 में पहला भाग और 1847 में इसका दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ माना जाता है। यह भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। और शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। ये दोनों इतिहासकारों के ग्रंथ जो हैं ये वर्णानुक्रम पद्धति के ग्रंथ माने जाते हैं। दोस्तों, अगली जो पद्धति है वो हम देखते हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति भी नाम से स्पष्ट है, इसमें रचनाकारों का वर्णन व विश्लेषण काल क्रमानुसार होता है। काल क्रमानुसार का मतलब ये कि जो रचनाकार पहले आता है, पहले जिसका जन्म होता है, पहले काल की दृष्टि से जो पहले आता है उसका वर्णन पहले होता है, जो बाद में आता है उसका वर्णन बाद में होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कालानुक्रम पद्धति से कि जॉर्ज ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। इनका इतिहास ग्रंथ जो है वो कालानुक्रम पद्धति का है। 1888 और 1889, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन
का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उनकी एक रचना है, जो इतिहास ग्रंथ है इनका। ये कालानुक्रम पद्धति का माना जाता है, पहला इतिहास ग्रंथ है जो कालानुक्रम पद्धति का है माना जाता है। और मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, वो 1913 ईस्वी में इसका 3 भाग प्रकाशित होता है, और 1934 ईस्वी में इसका अगला भाग प्रकाशित होता है। यानी 2 बार में ये भी प्रकाशित होता है, एक बार 1913 में, फिर 1934 ईस्वी में। ये मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है, ये कालानुक्रम पद्धति का है। तो इस तरह के इतिहास ग्रंथ एक तरह से कविवृत्त संग्रह सरीखे होते हैं। कविवृत्त संग्रह का मतलब ये कि कवियों का वृत्त संग्रह, कोई विशेष वैज्ञानिकता इसमें नहीं होती है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया है, या मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनते हैं। अगला जो इतिहास ग्रंथ की लेखन की पद्धति है, अगली पद्धति, वो दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति है। नाम से यह स्पष्ट है, वैज्ञानिक पद्धति जिसमें वैज्ञानिकता हो। महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। कभी कभार प्रश्न बनता है कि कौन सी इतिहास लेखन की पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये कार्ल मार्क्स के वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से तथ्यों का संकलन व विश्लेषण करता है। नाम से स्पष्ट है ना कि वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिकता होगी ही, तटस्थता है, निरपेक्षता है, क्रमबद्धता है, एक व्यवस्थित तरीके से तथ्यों का संकलन और विश्लेषण है। तो निश्चित रूप से ऐसा इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति का इतिहास ग्रंथ माना जाएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिनका हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक पुस्तक है, वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वो वैज्ञानिक पद्धति पर ही लिखी गई है। नाम से ये स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस पद्धति पर लिखा गया, तो नाम से स्पष्ट है, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। दोस्तों, अगली जो पद्धति है वह है विधेयवादी पद्धति, चौथी पद्धति। विधेयवादी पद्धति रोमांटिसिज्म के विरोध में आई। इस पद्धति के जन्मदाता तेन महोदय हैं। कभी कभार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयवादी पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। तो तेन महोदय ये अपने यहाँ के विद्वान नहीं थे, पाश्चात्य विद्वान हैं। ये विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। इस पद्धति में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों का, माफ कीजिएगा, युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया, ये विधेयवादी पद्धति पर ही लिखा गया। इसलिए कहा जाता है कि ये इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। नाम से स्पष्ट है, विधेयवादी पद्धति। चूंकि बस एक चीज दिमाग में बैठा लें कि ये साहित्यिक प्रवृत्तियों का जो अध्ययन होता है इस प्रकार के इतिहास ग्रंथों में, उसमें युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 में प्रकाशित, उसमें उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कवियों के विषय में अध्ययन किया है। चाहे तुलसी के विषय में लिखते हो, चाहे जयसी के विषय में, या किसी के भी विषय में, चाहे कबीर के विषय में लिखते हो, कबीर स्वभाव से, संत परिस्थिति से, समाज सुधारक व्यवस्था से कवि। तो इस तरह की बातें जो आती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में, वो कहीं ना कहीं इसी चीज पर उनका ध्यान केंद्रित है। जो तत्कालीन युगीन परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखकर, उसको दृष्टि में रखकर
वो साहित्यिक प्रवृत्तियों का, रचनाकारों का अध्ययन करते हैं। तो ये विधेयवादी पद्धति है, बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति है। कभी कभार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति का है, या विधेयवादी पद्धति है क्या। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न बने आप लिख ले जाएंगे अगर जानते हैं तो। दोस्तों अगली जो पद्धति है वो है नारीवादी पद्धति। नाम से स्पष्ट है, और इस पद्धति में स्त्रियों की भूमिका व स्त्रियों का स्वर प्रमुखता से मुखरित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पद्धति का विकास 1968 ईस्वी के बाद यूरोप में एक आंदोलन के रूप में हुआ। कभी कभार प्रश्न बनता है कि नारीवादी पद्धति का विकास कहाँ हुआ और किस वर्ष के आसपास हुआ। तो 1968 ईस्वी के बाद यूरोप में एक आंदोलन के रूप में नारीवादी पद्धति का विकास हुआ। सुमन राजे का एक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, वो नारीवादी पद्धति पर ही लिखा गया है। नाम से स्पष्ट है नारीवादी पद्धति, तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि जिस इतिहास ग्रंथ में स्त्रियों की भूमिका व स्त्रियों का स्वर जो है वो प्रमुखता से मुखरित हो, वो नारीवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। तो दोस्तों ये थे आपके 5 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इन पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जैसा कि वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित कौन सा ग्रंथ है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कालानुक्रम पद्धति से संबंधित कौन सा प्रश्न है। वर्णानुक्रम पद्धति से संबंधित शुरू के 2 ग्रंथ वही गार्शा दत्ता शिवा सेंगर का, कालानुक्रम पद्धति का जज गिरसनों मत्स्यबंधुओं का। एक क्रम से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको क्रम से देखेंगे तो उसी क्रम से ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वैज्ञानिक पद्धति याद ही नहीं करना है। गणपत चंद्र गुप्त का जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। उनके इतिहास ग्रंथ के नाम में ही वैज्ञानिक आ गया है। तो विधेयवादी पद्धति ध्यान में रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो विधेयवादी पद्धति का है, और नारीवादी पद्धति से संबंधित जो इतिहास ग्रंथ है वो सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है। और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक या रचनाकार कौन है। तो सुमन राजे हैं, जो कि नारीवादी पद्धति पर लिखा गया एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। तो दोस्तों ये था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की ये थी पद्धतियाँ, और इनसे तमाम प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक क्या, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही संबंधित वीडियो अगला आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ख्याल रखिए।